हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन्स। आज के इस वीडियो में हम एएमयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एएमयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एएमयू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 15 से 22 ऑफ नवंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फॉर योर पेपर 1, जिसमें आपको 40 एमसीक्यूज पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमको कंप्लीट प्रिपरेशंस प्रोवाइड करते हैं। 1 डे रिवीजन पैकेज होता है, यानी अगर आपने अभी तक भी स्टडी नहीं स्टार्ट करी है तो हमारे रिवीजन पैकेज के थ्रू आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर हमारे रिवीजन पैकेज के थ्रू आप आपके एएमयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम गारंटी देते हैं स्टूडेंट्स को हमारे पैकेज के साथ साथ कि हमारे ही कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 40 एमसीक्यूज में से 30 to 35 एमसीक्यूज हमारे कंटेंट से आपको पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी है हमारी, जिसके लिए आपको एंड तक इस वीडियो को देख लेना है। ये कुछ रिवीजन क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है। सो दैट्स इट। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि रिसर्च रिपोर्ट जो होता है ये कौन सा स्टेटमेंट होता है। रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट में आप बेसिकली क्या लिखते हो, हमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सो याद रखिएगा, देखिए जैसे आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो, रिसर्च रिपोर्ट में क्या करते हो आप, आपका जो पूरा रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च में आप जो भी वर्क करते हो वो सारे वर्क को आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करते हो। यानी आपने किस तरीके से डेटा कलेक्ट करा, किस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम पर सॉल्व करी, किस तरीके से आपने डेटा को एनालाइज करा, किस तरीके से उसे ऑब्जर्व करा, ये सारी चीजें आपने रिसर्च में जो भी वर्क किया होता है वो सारा आप आपकी रिसर्च रिपोर्ट में उस वर्क को रिप्रेजेंट करते हो, उस वर्क को बताते हो। तो उसी तरीके से हम याद रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट जो होता है एक पूरा रिसर्च प्रोसेस होता है। जो भी आपने रिसर्च में किया होता है, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम ले डाउन करी होती है, किस तरीके से उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करी होती है, कैसे आपने प्लानिंग करी होती है, वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो। ना कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ आप आपकी प्रॉब्लम लिखते हो, ना कि आप रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ ऐसा बताते हो कि किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट करा, और ना ही सिर्फ आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा बताते हो कि आपने किस तरीके से डेटा को एडिट करा, किस तरीके से अनवांटेड डेटा को आपने रिमूव करा, ऐसा भी नहीं बताते हो। बल्कि आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में, जिसमें कि आप आपके रिसर्च का पूरा वर्क बताते हो, तो वो एक रिसर्च का प्रोसेस होता है। रिसर्च के प्रोसेस में आपने जो भी करा होता है, जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम को ले डाउन करी होती है, उस पर किस तरीके से आपने काम करा है, किस तरीके से आपने ऑब्जर्व करा है चीजों को, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करा है, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करा है, किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करा है, वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो। सो सारे चीजों को हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। सो याद रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a 2 into 2 into 2 factorial design has dash independent variables। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा फैक्टोरियल डिजाइन पूछ रहा है, 2 into 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमें ये पता करना है। तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। फैक्टोरियल डिजाइन याद रखिएगा जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, यानी दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर आप फैक्टोरियल डिजाइन में स्टडी करते हो। और याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं फैक्टोरियल डिजाइन में, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स, और इनके लेवल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ लेवल्स होते हैं, और उन्हीं लेवल को आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 फॉर्म में दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3, आपको कितने 2 दिए गए हैं, 3। दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, 3। अब यहाँ पर लेवल किस तरीके से होगा, फर्स्ट वेरिएबल के 2 लेवल्स, सेकेंड वेरिएबल जो होगा सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके 2 लेवल्स होंगे, और जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया गया होगा उसके 2 लेवल्स होंगे। सो ये जो दिया गया होता है आपको 2 इंटू 2, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके लेवल्स होते हैं, और ये 2 2 2 ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 आपको 2 दिया गया है, हो सकता है अगर कभी ऐसा पूछा जाए एग्जाम में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए आपके पास, 4। तो इस केस में 4 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 2 दिए गए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं इस स्टडी में,
3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिजाइन में फैक्टर्स कहते हैं, इसीलिए इस डिजाइन का नाम हुआ है फैक्टोरियल डिजाइन। तो आपको ये याद रखना है। सबके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D3। ओके, नेक्स्ट, if there are 8 categories or classes in a goodness of fit test, what will be the degree of freedom? So इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 8 क्लासेस है और 8 कैटेगरीज है, कौन से टेस्ट में? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में, जिसे हम काय स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की जगह एग्जाम में काय स्क्वायर टेस्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को काय स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं, सबको याद रखना है। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? जितने नंबर्स ऑफ आपके क्लासेस होते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है जितने नंबर ऑफ क्लासेस है, ओके, यानी n -1। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो यहाँ पर हमें कितने क्लासेस दिए गए हैं, कितने कैटेगरीज दिए गए हैं? 8। तो 8 - 1 अगर हम करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में जो कैटेगरीज इन्होंने बनाया था 8 कैटेगरीज, और हमें इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया था, यानी फ्रीली हम कितने वेरिएबल्स को मूव कर सकते हैं, कितने वैल्यूज को मूव कर सकते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है कितने हमारे पास फ्रीडम है कि हम चीजों को मूव करें। ओके, सो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पर टोटल जितने आपको क्लासेस दिए गए होंगे -1 होता है इसका फॉर्मूला। टोटल हमें 8 क्लासेस दिए गए थे, 8 कैटेगरीज दिए गए थे, 8 में से अगर हम 1 माइनस करते तो हमें 7 आंसर मिलता है। तो याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा, आपका जो डेटा होता है, इस टाइप पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपका जो डेटा होता है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से आपको फिट करना है, किस तरीके से आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होगा, इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का यूज करा जाता है। याद रखिएगा, गुडनेस ऑफ फिट यानी फिट, अपना जो डेटा होता है, आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से फिट होना चाहिए, इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट का यूज करा जाता है, इस टेस्ट का यूज करा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज B7। ओके, नेक्स्ट, Which of the following is not covered under intellectual property rights? So इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी क्या होता है कि रिसर्च में किसी रिसर्चर का कुछ आइडिया होता है, उनके थॉट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट होते हैं, उनका डेटा होता है। ओके, सो उससे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जिनका आइडिया होगा, जिन्होंने डेटा को डेवलप करा होगा, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए हम उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड होती है, उस लैंड का कोई उस प्रॉपर्टी का कोई पर्सन होता है कि उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को परचेज करा है, सो उस प्रॉपर्टी के साथ उस पर्सन का नाम जुड़ जाता है, मतलब उससे हमें पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो पर्सन है। ओके, उसी तरीके से रिसर्च में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, यानी जिस पर्सन का, यानी जिस रिसर्चर का जो आइडिया होगा, जो उन्होंने डेवलप करा होगा, वो उनके राइट्स होंगे। ओके, सो यहाँ पर उसमें कौन सी चीजें कवर नहीं होती हमें ये पता करना है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स यानी जो भी उस पर्सन के, जो भी उस रिसर्चर के आइडियाज होंगे, जो भी उनके थॉट्स होंगे, वो किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। सो ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। उसी तरीके से पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं, जैसे जब भी कोई रिसर्चर न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं, न्यू आइडियाज लाकर लेकर आते हैं, सो यहाँ पर क्या करते हैं, वो पहले एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, वो अपने नेम के साथ उस काम को जुड़वा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी ड्रग पर काम करा है, तो क्या करेंगे वो रिसर्चर, उनके आइडिया को पहले जाकर एक कंपनी के साथ शेयर करेंगे, उसी को हम कहते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स जो होते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आते हैं। उसी के साथ ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसमें ट्रेडमार्क्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट उस कंपनी का। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेडमार्क्स भी इंक्लूडेड होता है। देन
थिसॉरस, थिसॉरस क्या होता है, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर नहीं आता है। थिसॉरस का मतलब होता है, ये एक टाइप की डिक्शनरी होती है जिसमें सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग पता चल जाती है, बहुत फेमस डिक्शनरी है। ओके, सो याद रखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में थिसॉरस ये कवर नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जैसे रिसर्च के क्वेश्चन, जैसे आप जिस चीज पर स्टडी करना चाहते हो, ये हो गया आपके रिसर्च क्वेश्चन। जैसे आपको ये पता करना है कि पर्टिकुलर जो डिसीज है, ओके, जो डिसीज है आपकी, कुछ एक डिसीज है, उसके अगेंस्ट आपको ड्रग फॉर्म करना है। तो ये हो गया आपका रिसर्च क्वेश्चन। आप क्या बताओगे कि इस पर्टिकुलर डिसीज को कौन से ड्रग किल कर सकते हैं आप, ये हो गया आपका रिसर्च का क्वेश्चन। आपको ये देखना है कि कौन सी ड्रग ये ड्रग पर्टिकुलर जो ड्रग आप यूज कर रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो कि ये डिसीज को किल करेंगी या फिर नहीं, या फिर ये डिसीज को क्योर करेगी या फिर नहीं। तो जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है, प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, यानी रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, ये इसके आउटकम क्या आने वाले होते हैं उसके आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसा सोचोगे कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे सोचूंगी कि इस ड्रग में ना इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस पर्टिकुलर केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरे रिजल्ट सही आए। सो ये क्या है, ये आउटकम को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हो सकता है आ जाए। सो ये भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है। उसी तरीके से हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिस, यानी आपने आपके रिसर्च में जिन जिन चीजों को लिया है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं, आप ड्रग बनाने के बाद आप क्या करोगे, किसी पर्सन पर अप्लाई कर कर देखोगे कि वो डिसीज को ड्रग क्योर कर रही है या फिर नहीं, तो आपको किस तरीके से चीजों को यूज करना चाहिए, उसे आप कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिस। तो ये भी आपके रिसर्च का एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन ही हो गया। फिर इवेल्युएटिंग ऑफ फेनोमेना, आपने जो भी फेनोमेना पर स्टडी कर रहे हो उसको किस तरीके से आप इवेल्युएट करोगे, किस तरीके से उसके बारे में आप बताओगे, तो ये भी आप रिसर्च क्वेश्चन हो गया, ये भी रिसर्च क्वेश्चन का एक टाइप हो गया। लेकिन हाइपोथेसिस ये आपकी रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि प्रिडिक्टिंग एन आउटकम ये भी तो हाइपोथेसिस होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है ऑप्शन ए में कि स्टेटमेंट विच इज प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, ऐसा नहीं बताया गया, बस बताया गया प्रिडिक्टिंग एन आउटकम। प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है कि आउटकम क्या आ सकते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, एक स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि टेंटेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो आपकी रिसर्च के आउटकम्स के बारे में कुछ गेसेस और अजम्पशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होते हैं ये आपके रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी हम किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। तो ग्राउंडेड थ्योरी मतलब आप बहुत सारा डेटा जमा कर लेते हो, बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो। ओके, आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट होता है, फिर आप उस डेटा को एनालाइज कर कर आप क्या करते हो, थ्योरी डेवलप करते हो। ठीक है, ये होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब। फिर से हम देखते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। सो याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को एनालाइज करते हो, और उस डेटा को एनालाइज कर कर थ्योरी डेवलप करते हो, थ्योरी को बनाते हो। तो यही होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी का यूज आप किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए करते हो, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी, आप ग्राउंडेड थ्योरी बना रहे हो, ग्राउंडेड थ्योरी पर स्टडी कर रहे हो, तो इसका किस चीज के लिए यूज करा जाएगा, कि रिसर्च के इवैल्यूएशन पर, रिसर्च में जब भी आप प्रोग्राम्स पर काम करें उसका इवैल्यूएशन पर, पॉलिसीज के इवैल्यूएशन पर, किस तरीके से उस रिसर्च को इवैल्यूएट करा जाए, किस तरीके से इसको स्टार्ट करा जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है आपकी फॉर्म यूज करी जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे भी हम देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग दी फैक्ट्स, यानी जो ट्रूथ है उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है, तो इसके लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का तो यूज नहीं करोगे ऑब्वियसली, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, कैटेगराइजिंग डेटा, डेटा को आप ऑर्गेनाइज वे में कैटेगराइज कर रहे हो, आप प्रॉपर आप क्या कर रहे हो, डेटा को एक जगह
जमा कर रहे हो, तो सिर्फ इसी को नहीं कहोगे आप ग्राउंडेड थ्योरी, इससे आप थ्योरी कुछ डेवलप करते हो तो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करने के लिए हम इसे ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। देन ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग दी कल्चर, किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, read the statement A and B and choose the correct option. Statement A, variables can be manipulated, controlled or observed by the experimenter. Statement B, variables are not related to theoretical concepts. So इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो स्टेटमेंट ए क्या बता रहा है कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल्स जो कि वेरी हो सकते हैं, जो कि चेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास चांस होता है कि इसको मैनिपुलेट करे, वेरी कर रहे हैं यानी इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ हेरफेर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं रिसर्चर वेरिएबल्स को, और ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए जो दिया गया है ये करेक्ट होगा। देन स्टेटमेंट बी आपको क्या बता रहा है, वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या बता रहा है हमें कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होते। नो, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जो है आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाओगे, आप कभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो याद रखिएगा, वेरिएबल जो होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी जेंडर पर स्टडी करना है, ओके, आप क्या कर रहे हो, जेंडर पर स्टडी कर रहे हो, सो मेल और फीमेल, तो ये क्या हो गया आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गई है। आप जेंडर पर स्टडी कर रहे हो, तो ये आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए। जेंडर में कौन आता है, फीमेल या फिर मेल। सो यहाँ पर आप इन चीजों पर स्टडी कर रहे हो, उनके बिहेवियर्स पर स्टडी करेंगे आप, उनके कुछ में चेंजेस जिस तरीके से आते हैं एज को देखकर, अगर मान लीजिए उस पर स्टडी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स पर स्टडी कर रहे हैं, सो ये क्या हो गया आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए। सो वेरिएबल जो होते हैं याद रखिएगा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, एज वेल एज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी आपके वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट ए ट्रू है एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट, Which of the following is helpful in determining the sample size? So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन और कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो सैंपल साइज डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। यानी जैसे सैंपल साइज का मतलब क्या होता है आपको भले ये पता होना चाहिए। सैंपल साइज क्या होता है कि पॉपुलेशन है आपकी, मान लीजिए आपके पास 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन में आपके पास 1000 मेंबर्स है। सब क्या करते हो, पूरे 1000 लोगों पर आप स्टडी नहीं करते, बल्कि आप आपका सैंपल चुन लेते हो, यानी पॉपुलेशन में से लोगों को चुन लेते हो, कुछ लोगों को चुन लोगे, ये आपका सैंपल बच जाएगा और इस पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन आपकी 1000 पॉपुलेशन है, अब आपको चाहिए कि मेरा 40% एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। सो इस केस में कोहेरेंस फॉर्मूला ये आपको मदद करता है डिटरमाइन करने के लिए कि आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए। 1000 पॉपुलेशन में है तो आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए, कि आपको 250 सैंपल साइज लेना चाहिए, यानी 250 मेंबर्स को आपके सैंपल्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए, या फिर 50। सो ये आपके कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है। सो याद रखिएगा, कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है कि अगर आप चाहोगे कि इतने परसेंट आपके एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है कि आपके सैंपल के साइज कितने होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सैंपल साइज सेलेक्ट करने के लिए कोहेरेंस फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। अभी रुसेल्स 2000 इंडेक्स ये किस चीज में आपके लिए हेल्पफुल करता है, ये स्टॉक मार्केट में, ये आपके जो शेयर मार्केट होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो स्पीयर्समैन फॉर्मूला क्या बताता है कि वेरिएबल जो आपके कैसे रिलेटेड है, वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बताता है आपका स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो याद रखिएगा, स्पीयर्समैन फॉर्मूला ये आपके वेरिएबल से रिलेटेड, वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन है, वो बताता है आपका स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकरेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट, qualitative research helps in the collecting data under dash more situation.
सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो सो वो किस सिचुएशन के अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, कि नॉर्मल सिचुएशन में या फिर एक्सपेरिमेंटल या फिर आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल कंडीशन में, किस सिचुएशन में किस कंडीशन में हम डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे इंटरव्यू अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, एक्सपर्ट्स को आप इन्वाइट करते हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नेचुरल सेटिंग में आप क्या कर रहे हो, नेचुरल सेटिंग में उस एक्सपेरिमेंट्स में और सॉरी उस इंटरव्यू में आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। इंटरव्यू जो होगा, आप पहले एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हो। सो वो इंटरव्यू आते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस का वो रिप्लाई करते हो, तो उनके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन रिसर्चर उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर चीजों को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है ये नेचुरल सेटिंग में डेटा कलेक्ट करा जाता है। सो यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग ये तो कुछ होगा नहीं, सो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल तो हो नहीं सकता, क्वालिटेटिव रिसर्च है। सो ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ये आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। एंड आर्टिफिशियल, सो यहाँ पर दो ही ऑप्शन हो सकते थे, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सिचुएशन। सो याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है आर्टिफिशियल सेटिंग में नहीं कंडक्ट करवाई जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च ये नेचुरल सिचुएशन के अंडर में लाई करती है, जिसमें आप डेटा जो कलेक्ट करते हो नेचुरल सेटिंग्स में डेटा कलेक्ट करते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल। नेक्स्ट, Which type of research focuses on what will be? So इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो ये बताती है कि क्या होगा आगे। ओके, सो जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यही देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे रखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या हम मैनिपुलेट करते हैं तो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका अफेक्ट होगा, किस तरीके से आगे होने वाला है, इस चीज को आपको बताता है। व्हाट विल बी का मतलब होता है आगे क्या होगा, किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ हेरफेर कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे, क्या होगा आगे। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसे टाइप की रिसर्च होती है जो ये बताती है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हमने एक बार देख लेते हैं। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी ये बताता है कि आप 4 to 5 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हो, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में उसमें एनालाइज करते हो, उसके बारे में डिटेल में एग्जामिन करते हो चीजों को, उसके बारे में स्टडी करते हो। सो आप यहाँ पर केस स्टडी का फोकस और मेन एम ये नहीं होता है कि क्या होगा, आप बस चीजों को एग्जामिन करते रहते हो, ये होता है केस स्टडी का मेन एम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सर्वे। सर्वे क्या होता है, जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म कर आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, उसे हम कहते हैं सर्वे। तो सर्वे भी ये नहीं बताता है कि आगे क्या होगा, सर्वे बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, किस मेथड से कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो क्या बताता है कि आप जो भी सिचुएशन हो जाती है, जो भी सिचुएशन अकर हो जाती है, उसके बाद आप उस चीज पर स्टडी कर लेते हो। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओके, फिर उसके बाद उस पर स्टडी करी जाती है किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर या फिर मान लीजिए कोई डिसीज हो गई, जैसे कोविड डिसीज हो गई, उसके बाद उस पर स्टडी करी गई कि वो डिसीज किस तरीके से आई। ओके, सो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में जो भी पुराने इवेंट्स अकर हो जाते हैं उसके बाद उस पर स्टडी करी जाती है। एक्सपोज फैक्टर ये नहीं बताता है कि आगे क्या होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो बताती है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट, the type of error in which research study over which the researcher has no control is called. So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिसर्च में एक ऐसा एरर, ऐसे टाइप का एरर जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे, कि उस एरर को हम टाइप 1 एरर कहेंगे या फिर टाइप 2 एरर या फिर रैंडम एरर कहेंगे। तो याद रखिए, रिसर्च में बेसिकली मेनली दो ही टाइप के एरर होता है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब ये एरर होते क्या है, सो आपको याद रखना है। रिसर्च में रिसर्चर हमेशा अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब जब भी रिसर्च अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में कौन सी हाइपोथेसिस को सिर्फ टेस्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च में रिसर्चर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को
टेस्ट करते हैं, अगर नल हाइपोथेसिस सही निकली तो रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर नल हाइपोथेसिस को अगर रिसर्चर रिजेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, जैसे हमें ऑप्शन ए और बी दिया गया है, तो ये एरर होते क्या है हम इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद आप उसे रिजेक्ट कर लेते हो। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू होने पर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाती है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है। फॉल्स होने पर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, फॉल्स होने पर आपने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाएगी टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो लेकिन हमें यहाँ पर नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कुछ रिलेटेड नहीं ऑप्शन दिया गया है, हमें बस यही दिया गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसा एरर जिसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। इस पर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में रिसर्चर का कंट्रोल होता है, लेकिन एक ऐसा एरर जिस पर रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। कोई भी एरर अकर हो जाता है रैंडमली, किसी भी तरीके से एरर हो जाता है जिसमें रिसर्चर उस चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट पर स्टडी हो रही है, सो टेम्परेचर उस पर अफेक्ट कर सकता है, सो टेम्परेचर ये अफेक्ट कर रहा है तो ये रैंडमली एरर अकर हो जाता है जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैंडम एरर। नेक्स्ट, विच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन से कौन सा लॉ रिलेटेड है। सो याद रखिएगा सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब आप जब सैंपल सेलेक्ट करते हो तो आप किस किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हो, आप कैसे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, कितना आपका सैंपल में कितने मेंबर्स हो रहे हैं, क्या आपने ज्यादा आपके सैंपल्स को चुन लिया है, फिर आपने बहुत कम आपके सैंपल्स को चुन लिया, उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। यानी सैंपल पर आप कैसे स्टडी परफॉर्म कर रहे हो उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। अब सैंपल इन्वेस्टिगेशन से आपके जो लॉ रिलेटेड होते हैं, ये दोनों भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सैंपल पर इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको ये दोनों लॉ को फॉलो करना होता है। अब ये दोनों लॉ होते क्या है, सो हम यहाँ पर देखते हैं इस डेफिनेशन में। सो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है कि आपने जो भी आपके सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, जो भी आपके पास सैंपल हो गए वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी आप उस सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो, फिर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो और तभी आपको सही रिजल्ट भी मिलेंगे। सो इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में आपको इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में कौन से लॉ रिलेटेड होते हैं। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा, ये दोनों लॉ होते क्या है। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, जैसे लार्ज नंबर्स लिखा है यहाँ पर, लार्ज नंबर्स का मतलब होता है कि आपका जितना ज्यादा आप सैंपल सिलेक्ट करोगे उतना कम आपके एरर आने के चांसेस होंगे, मतलब उतना एक्यूरेट आपके रिजल्ट आ सकते हैं, उतने सही आपके रिजल्ट आ सकते हैं। सो याद रखिएगा जब भी आप आपके सैंपल का साइज लार्ज रखोगे आपके जो रिजल्ट आएंगे उतने एक्यूरेट आएंगे, उतने सही आ सकते हैं, और इस केस में आपके जो सैम्पलिंग एरर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो सैंपल इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों भी लॉ सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट, एक्शन हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्शन हाइपोथेसिस कौन से ऑप्शंस पर बेस्ड होंगी। अब एक्शन हाइपोथेसिस ये होती क्या है, सो एक्शन वर्ड आ रहा है, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च। ओके, सो एक्शन रिसर्च में जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इमीडिएटली उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस, सॉरी एक्शन रिसर्च। अब एक्शन हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्शन रिसर्च में हम जब भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो उसके अगेंस्ट कुछ हाइपोथेसिस मेड करने को हम कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस। अब जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कई लेक्चर्स में बताया कि एक्शन रिसर्च आपकी टीचिंग फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है, एजुकेशनल फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन रिसर्च में आप एक्शन हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे कि मान लीजिए एक क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को बता रही है कि मैप को किस तरीके से रीड करना है, किस डायरेक्शन में मैप को देखना है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आपको मैप है और मैप को रीड करना है।
तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, इसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी कि मैं और किस तरीके से बता सकती हूँ कि बच्चों को किस वे में कितना इजी मेथड होगा कि मैप को रीड करना। से यहाँ पर टीचर इमिडिएटली कुछ हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सो एक्शन हाइपोथेसिस किस चीज पर बेस्ड होती है, प्रॉब्लम पर, क्योंकि एक्शन रिसर्च भी हमारी प्रॉब्लम पर ही बेस्ड होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब प्रॉब्लम को कुछ कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का क्या कॉज है उसे हम सॉल्व करने के लिए एक्शन हाइपोथेसिस का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉज ऑफ हाइपोथेसिस। एक्शन रिसर्च में कोई थ्योरी का आप यूज नहीं करते हो और रिसर्चर्स के एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, यानी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं और एक्शन हाइपोथेसिस इसी पर बेस्ड होती है कि प्रॉब्लम का क्या कॉज हो रहा है। नेक्स्ट, The snowball sampling method is useful when the universe is small and dash. इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि आप स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड जब यूज करते हो तो आप कब यूज करोगे, जब आपकी यूनिवर्स स्मॉल होती है। और क्या होती है आपकी यूनिवर्स, क्या स्कैटर्ड होती है, स्पेसिफिक होती है, जनरल होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो हम पहले देखते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रिसर्चर नहीं प्ले करते, यहाँ पर आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये रिसर्चर है, रिसर्चर को स्टडी करना है पर्टिकुलर जो सिटी है, उस सिटी में रहने वाले जो पर्सन है कितने पर्सन ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो जो भी ड्रग कंज्यूम करते हैं ये इजीली अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं पर्सन। तो यहाँ पर रिसर्चर को उनके कुछ एक दो लोग मिल जाते हैं और उन्हीं एक दो लोग को रिसर्चर कहते हैं कि तुम और पर्सन को और रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लो जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये ड्रग कंज्यूम करते हैं, इनको पता होगा कि और ऐसे कौन से पर्सन है इस पर्टिकुलर सिटी में जो ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो ये पर्सन और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, फिर ये पर्सन भी और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा। तो यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग में मेनली जो यूनिवर्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि इजीली लोग खुद को एक्सपोज नहीं करते कि हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए एक दो परसेंट रिसर्चर को मिल जाते हैं और उन्हीं लोगों से रिसर्चर कहते हैं कि तुम और रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लाओ। तो याद रखना, स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपकी जो यूनिवर्स होती है वो काफी स्मॉल होती है एंड स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही, कुछ स्पेसिफिक लोगों पर ही आप रिसर्च कर पाओगे जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं। सो आपके जो यूनिवर्स है स्कैटर्ड नहीं होती, मतलब ज्यादा फैली हुई नहीं होती, बहुत कम होती है। सो स्कैटर्ड तो हो नहीं सकता ऑप्शन। इसी तरीके से जर्नल, जर्नल भी नहीं हो सकती आपकी, स्पेसिफिक होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम स्पेसिफिक, ये भी नहीं हो सकती है। लेकिन आपकी जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड में आपकी जो यूनिवर्स होती है बहुत स्मॉल होती है और एक स्पेसिफिक होती है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक। नेक्स्ट, when data collected is passed through one statistical method, organization, classification, tabulation, computation, etc. are called. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उस डेटा पर आपने एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करा, मतलब आपने उस डेटा का मीन निकाला होगा, उसका मीडियन, मोड, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, देन उसको ऑर्गेनाइज किया, आपने उसको सिस्टमैटिकली उसको प्लेस किया, देन उसको आपने क्लासीफाई करा, जिस ग्रुप में उस डेटा को होना चाहिए वहां पर आपने प्रॉपर उसको अरेंज कर दिया, देन टैबुलेशन कर दिया, मतलब आपने टेबल में उस डेटा को फिल कर दिया, एंड देन लास्ट आपने कंप्यूट कर दिया वैल्यूज को। सो उसे हम क्या कहते हैं, उस डेटा को। सो याद रखना, जब भी आपके पास जो डेटा मिल रहा है आप उस पर कुछ अप्लाई कर रहे हो, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, तो उससे हम कहते हैं कोई प्रोसेस डेटा होता है, क्योंकि आप उस डेटा पर कुछ काम कर रहे हो। तो उस डेटा को बोलेंगे हम एक प्रोसेस डेटा। उसको आपने एक प्रॉपर वे में जो इन्फॉर्मेशन लग रही है आपने सिर्फ उतना ही रखा, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको आपने डिलीट कर दिया। सो उसे हम कहेंगे वो एक प्रोसेस डेटा हो जाएगा। अब रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा वो होता है जो एक ओरिजिनल डेटा हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो, मतलब ऐसा डेटा जो आप मान लीजिए आपने सैंपल पर स्टडी परफॉर्म किया और सैंपल से आपको जो डेटा मिल रहा है आप उसे बोलोगे ओरिजिनल डेटा, क्योंकि यहाँ पर आपने उस डेटा को ना ही आपने उसका स्टैटिस्टिकल मेथड से कुछ अपने मीन मीडियन निकाला उसका, ना उसको ऑर्गेनाइज किया, ना आपने उसको क्लासीफाई किया, बस आपको एक डेटा मिल गया सैंपल से। सो वो एक ओरिजिनल डेटा होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसका आपने उसको कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, उस पर कुछ मेथड्स ने अप्लाई किए, उसको क्लासीफाई नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं एक रॉ डेटा। सो रॉ डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी इज पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या होता है, जो आपका खुद का डेटा हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका नेम,
सरनेम, आपका एड्रेस, सो ये सारे आपके पर्सनल डेटा हो जाएगा। सो पर्सनल डेटा को आप ना ही उस पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो, ना ही उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चनियर शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चनियर जो होता है, जो कि आपका एक डेटा कलेक्शन टूल होता है, तो क्वेश्चनियर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चनियर में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। डेटा कलेक्शन टूल्स जैसे क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, ये जो आपकी डेटा कलेक्शन टूल्स है, इन पे आपको कंपलसरी 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें एक लिस्ट होती है, उसमें सारे रिसर्चर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं और रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट्स है उस रिसर्चर के आंसर्स का रिस्पॉन्स करते हैं। सो क्वेश्चन क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं। रिसर्च पहले से ही इनको डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और जो आपके रिस्पोंडेंट है उनको बस यहाँ पर रिस्पॉन्स करना होता है। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन में ना 20 क्वेश्चन होते हैं, ना 30, ना 40। मतलब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके रिस्पॉन्डेंट से, या फिर सिर्फ आप 30 क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि आपका जो सर्वे है, सर्वे में आपके नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछना है, आपका जो ज्यादा डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। जैसे 50 पूछ लिया आपने, 100 भी पूछ सकते हो, आप 200 भी पूछ सकते हो, तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप आपके क्वेश्चनेयर्स में। तो यहाँ पर कोई आपके पास स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है कि आपको सिर्फ 30 पूछना है, 40 पूछना है, तो आप आपके नीड के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। नेक्स्ट, What distinguishes the experimental method from the quasi-experimental method? इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में डिफरेंस क्या होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, कई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, और जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल, और नेक्स्ट होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो इन वेरिएबल्स पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। सो अब मैं बता दूं आपको, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो सेम चीजें होते हैं, जिनमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, जो सिमिलर चीजें होते हैं, वो होती है साइंटिफिक स्टेटस, यानी आप साइंटिफिक वे से आपकी स्टडी परफॉर्म करते हो, साइंटिफिक वे से रिसर्च करते हो, उसमें आप साइंटिफिक थियोरीज, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, सिस्टमैटिक मैनर में आप आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो। उसी तरीके से ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये दोनों में भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, आप बेसिकली इसको ऑब्जर्व करते हो। दोनों में आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल सेम ही प्ले होता है दोनों भी मेथड में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भी ऑप्शंस में आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड के डिफरेंस नहीं दिए हैं, बल्कि तीनों भी ऑप्शन में इन दोनों मेथड्स की सिमिलैरिटीज आपको दी गई है। अब जो डिफरेंस होता है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ये होता है कि आपके जो आप रैंडम असाइन करते हो पार्टिसिपेंट्स को, ये रैंडमली आप असाइन नहीं कर सकते आपके क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनको मैनिपुलेट करते हो, इनको रैंडमली आप असाइन करते हो, लेकिन ऐसा आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में नहीं करते हो, क्योंकि क्वाजी का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। ओके, आप आर्टिफिशियली आप नेचुरल वे में इसको परफॉर्म नहीं करते हो, इसीलिए आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप डायरेक्टली आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन नहीं करते हो, ना ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। तो यही डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू कंडीशंस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए,
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सेलेक्ट द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो। आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मैं हर 5th पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर लो कि इतने इतने नंबर्स के लोगों को, इतने इतने नंबर्स पर जो भी मेंबर्स आएंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Then option B, the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling. Stratified sampling में आप क्या कर लेते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है, जो कि हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन होती है, आपकी पॉपुलेशन को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप से आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो ये आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी, द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर फेयरली होमोजीनियस वेयर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ये कह रहा है हमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स सिलेक्ट करते हो, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उस केस में होमोजीनियस होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगे तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हो और रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस होगी तो आप स्ट्रैटिफाइड का यूज करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। तो आपको याद रखना है, ये ऑप्शन जो आपको गिवन है सैम्पलिंग से रिलेटेड, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप लॉटरी मेथड की तरह आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। तो लॉटरी मेथड क्यों कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब लॉटरी का टिकट लगता है लोगों को, तो क्या कैसे करते हैं, लॉटरी मेथड में एक लिस्ट होती है जिसमें मेंबर्स के नेम गिवन होते हैं, और उसमें आप रैंडमली किसी भी मेंबर्स को चूज कर लेते हो और उनकी लॉटरी लग जाती है। उसी तरीके से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करते हो और उस पर स्टडी परफॉर्म करते हो आपकी। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। नेक्स्ट, written documents, newspapers, diaries, letter, trip description, etc. are the source of information used in. So इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपके पास कुछ written documents है, जैसे न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, ट्रिप डिस्क्रिप्शंस। तो ये सारे जो सोर्सेज है, इन सोर्सेज से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप कौन से मेथड में इन सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे। याद रखिएगा, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में, हिस्ट्री में भी आप जैसे पढ़ते हैं, आपके पास सारा पुराना डेटा होता है, यानी पास्ट में जो भी फेनोमेना अकर होता है उसको बताया जाता है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर, यहाँ पर आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये सेकेंडरी होता है, यानी ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। सो जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है ये हिस्टोरिकल मेथड में आप यूज करते हो। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, जैसे पास्ट में जो हिस्ट्री हैपेंस होती है, जैसे वर्ल्ड वॉर, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी जो हिस्ट्री होती है सारी आपको हिस्ट्री बुक में देखने मिलती है। तो वही होता है आपका हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में ऑलरेडी जो अवेलेबल सोर्सेस है उसी का यूज करा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि प्रेजेंट में इसका कुछ यूज होता है या फिर यूज है या फिर नहीं है। सो यहाँ पर ये जो डेटा है, ये जो सोर्सेस से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप ये हिस्टोरिकल मेथड में यूज करोगे। अब रिमेनिंग ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, जैसे केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, आप 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज कर लेते हो और उस पर आप डिस्कशन कर लेते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू फोन लॉन्च करना है, तो उस फोन के बारे में आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में 4 to 5 ग्रुप में आप 4 to 5 लोगों के बीच में आप उस टॉपिक को डिस्कस करोगे। सो यहाँ पर केस स्टडी मेथड से आपके पास जो भी डेटा आपको मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, एक न्यू मिलेगी। सो यहाँ पर आप केस स्टडी मेथड में पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते। इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, जिसमें आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज परफॉर्म कर कोई सॉल्व करते हैं, सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे किसी का मीन निकालोगे, पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका मीन निकालोगे, मीडियंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन। सो ये सारे आपके मैथमेटिकल से रिलेटेड टर्म्स है। सो स्टैटिस्टिकल मेथड में भी आप न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इवैल्यूएशनरी
मेथड। इवैल्यूशनरी मेथड क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की जाती है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इवैल्यूशनरी मेथड का यूज करा जाता है। जैसे जीन्स हो गए, ऑफस्प्रिंग्स, जीन्स, पेरेंट्स से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो ये सारी चीजें जो होती है ये इवोल्यूशनरी मेथड में यूज करी जाती है। ज्यादा करके बायोलॉजी फील्ड से ज्यादातर रिलेटेड होती है। सो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल मेथड। एंड डैश इज द वे टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ सिस्टमैटिक वे। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम हमारी जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है उसे हम एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं। यानी मान लीजिए आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है, XYZ आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपने इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको रिसर्च की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कैसे भी जिगजैग मैनर में सॉल्व करोगे तो आप अभी कभी रिसर्च ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है ये 1 और 2 मंथ्स की नहीं होती। आपकी रिसर्च आपको 3 to 6 years तक आपकी रिसर्च चलती है। तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको रिसर्च को परफॉर्म करना होता है या फिर आपके रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया है, आप किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हर एक चीज आती है। रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से आपको उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है, रिसर्च के में आपको कौन कौन से एथिक्स फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है, कौन से प्रोसीजर, कौन से मेथड्स, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। वो सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी में परफॉर्म करते हो। सो याद रखिएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स के पीछे आपके कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आपकी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ ऐसा आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए टेक्निक। टेक्निक क्या होता है, एक मेथड, सिर्फ एक मेथड है। सिर्फ अगर आप आपकी रिसर्च में सिर्फ मेथड यूज करो तो क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी रिसर्च प्रोसीजर। रिसर्च में आप कौन कौन से प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर आपके रिसर्च को सॉल्व करें। अगेन प्रोसीजर का मीनिंग होता है मेथड्स। सो रिसर्च में सिर्फ आप मेथड्स यूज करोगे तो आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी रिसर्च प्रोसेस। सिर्फ आप आपके रिसर्च के प्रोसेस, यानी आप रिसर्च के कुछ जैसे 7 to 8 स्टेप्स है, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं प्रोसेस को अगर परफॉर्म करोगे तो क्या आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? ये भी हम नहीं कह सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर लेते हैं। दो ही वेज होते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। ये दो ही चीज करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होगा करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं हम, टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ सैंपल इज फ्रॉम जीरो। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए नहीं करते कि जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल से हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो जीरो से कितना दूर है ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल। हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल वो होता है जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो रिजल्ट है उसमें कुछ एरर अलाउ करते हो। अब मान लीजिए आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%। अगर आपने आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखा है मतलब आप सिर्फ आपकी स्टडी में 1% एरर को अलाउ करोगे, मतलब आपके जो 99% जो भी रिजल्ट आएंगे वो सही होंगे। और सिग्निफिकेंस लेवल आपने अगर 5% रख दिया मतलब
आप जो आपकी रिसर्च में एरर अलाउ करेंगे वो 5% अलाउ करेंगे, मतलब 95% आपके जो रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट आएंगे। सो ये डिटरमाइन करने के लिए भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अप्रोप्रिएट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ये देखते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हम नल हाइपोथेसिस को किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, आपको याद रखना है, किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस की। हम बस ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अब मान लीजिए हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च में अपने गेसेस पर ले डाउन करते हैं और उसको अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि वाटर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अगर मैं प्लांट को वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे जो रिजल्ट आएंगे मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हम। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस, ओके। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं ये देखने के लिए। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है? आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं वो बाय चांस आ रहे हैं या फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो वाटर है, क्या वाटर की वजह से ही ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, आप ये देखते हो। ओके, अगर वाटर की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे? जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर लोगे। अगर वाटर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। सो ये हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, coefficient correlation between two groups is -1.09. It indicates A और N. So इस क्वेश्चन में हमें कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो ये साइंटिस्ट का नाम है कार्ल पियर्सन। इन्होंने एक कोएफिशिएंट दिया था कोरिलेशनल रिसर्च में जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ और एग्जाम में इस कोएफिशिएंट से, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा ही जाता है। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिकेट कर रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशन, या फिर कंप्यूटेशन में कुछ एरर्स हो गए। सो आपको याद रखना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो होता है, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो -1 से +1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे वो आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेटेड है, उनमें स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यही इंडिकेट करता है आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 यानी -1 से ज्यादा दिया गया है। सो ऐसी कोई वैल्यू कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट में लाई नहीं करती है। तो यहाँ पर आपकी -1.09 वैल्यू आ रही है, मतलब आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है कुछ कंप्यूटेशन में। अगर आपने जो आपके पास डेटा आया है, आपने जो डेटा कलेक्ट करा है, आप उसको कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब आप उस डेटा को प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं, आप उसको टैबुलेशन मोड में फिक्स कर रहे हो। अब जैसे भी आपके पास डेटा आ रहा है उसको आप कंप्यूट कर रहे हो, तो कंप्यूटेशन में आपसे हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, जैसे हम कहते हैं एरर्स इन कंप्यूटेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, population divided into 4 equal groups of a particular variable group is।
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल ग्रुप्स में आपके अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे या फिर डेसाइल कहेंगे। सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है 4। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 कि आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। परसेंटाइल क्या होता है, अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल क्या होता है, अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपके जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है, तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, Which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। सो रिमेंबर, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो आप जिस टॉपिक पर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। उससे क्या होगा, आप रिजल्ट देखोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं बार बार सेम आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हो तो रेप्लिकेशन ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट आप ड्रग लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जो सैंपल सिलेक्ट करोगे आपका वो आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, रैंडमली लोगों को ड्रग देकर देखेंगे कि उनकी बॉडी पर वो ड्रग कैसा अफेक्ट दिखा रही है। ओके, आप क्या करोगे, रैंडमली सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करोगे, आप हर एक एज ग्रुप के आपके सैंपल में लोगे लोगों को, जैसे यंग है, ओल्ड है, वीमेन है, मेंस, जो भी है सारे लोगों को आप सैंपल्स में आपके ले लोगे और उनको रैंडमली चूज करोगे। सो रैंडमाइजेशन ये भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन लोकल कंट्रोल, जैसा हमने अभी देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। तो रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल ये तीनों भी आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। देन रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, किसी भी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में नॉइज होती है, ओके, नॉइज वगैरह के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। जितना हो सके इंस्ट्रूमेंट में जो नॉइज होती है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना। सो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following includes all the physical components of a computer? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो। सो ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर का जो फिजिकल होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे आपके माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन और सीपीयू। सो ये सारे चीजों को आप टच कर सकते हो, सो उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं, जो भी वायरस होता है आपके कंप्यूटर में उन्हें हम कहते हैं मालवेयर। तो ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं हो जाएगा आपके कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में रन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, आपको पहले तो यूपीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूपीएस का भी फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है uninterruptible power supply।
यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। जैसे इनकेस लाइट चले गई आपकी, सो अगर लाइट चले जाती है सो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो ऐसा ना हो इसलिए यूपीएस जो पावर सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर को, ये लगाया जाता है, जिसकी हेल्प से अगर आपकी लाइट चले जाती है सो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। सो यूपीएस ये भी आपके फिजिकल कंपोनेंट में नहीं आता है कंप्यूटर के, दैट्स वाई अब आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, For better accuracy in research, which of the following should be taken care of? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में किसी टॉपिक पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे एक्यूरेट कब आएंगे, आपको क्या करना होगा जब आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएंगे। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द सैंपल। यस, आप अगर सैंपल्स को आपके इंक्रीज करोगे तो उतना ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। अब सैंपल्स क्या होता है, जैसे आप पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से अगर 100 मेंबर्स है, 100 में से आपने समझ लो आपके जो सैंपल्स है उनमें 90 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, 100 में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका सैंपल बन गया और इन 90 लोगों पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आपने ज्यादा सैंपल लिया, जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे उतना एरर कम आने के चांसेस होते हैं, मतलब उतना आपका जो रिजल्ट है, जितना ज्यादा सैंपल आप लोगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आ जाएंगे। सो इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, यस, इसके थ्रू भी आपके जो रिसर्च के रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट आएंगे। देन ऑप्शन बी, अनबायस्ड डेटा कलेक्शन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, आपको अनबायस्ड बेसिस डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। मतलब अब जब जैसे आपने इंटरव्यू परफॉर्म किया, आपने क्वेश्चन के थ्रू रिस्पॉन्डेंट्स का रिस्पॉन्स लिया, पब्लिक का आप ओपिनियन जानते हो, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको 90% ऐसा 90% आपको करेक्ट इंक्वायरी मिल रही है और 10% नहीं मिल रही, तो आपको ये 10% को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रॉपर मेंशन करना है हर एक चीज को जो आ रहा है आपके रिजल्ट। आपको एकदम अनबायस्ड वे से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, आपको आपके ओपिनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अनबायस्ड वे से डेटा को कलेक्ट करते हो तो आपके जो रिसर्च के रिजल्ट हो वो एक्यूरेट आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई एंड बी दोनों भी करेक्ट है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, Which one is not an example of subjective variable? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब सब्जेक्टिव वेरिएबल क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। आपको याद रखना है सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है या फिर सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स से रिलेटेड कुछ भी डेटा होता है वो उनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है और डिस्क्राइब करता है। सो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो जनरली नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि वो किसी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल गिवन नहीं है। सेक्स, सेक्स क्या होता है, जेंडर, मेल या फिर फीमेल। सो यहाँ पर मेल या फिर फीमेल है तो हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है डेटा, अगेन ये आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। देन रिलीजन, रिलीजन भी आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, रिलीजन को कोई नंबर्स नहीं है, किसी रिलीजन का कोई नंबर नहीं है, सो यहाँ पर रिलीजन किसी का फीचर बता रहा है कि आप कौन से रिलीजन से हो, तो सब्जेक्टिव वेरिएबल का भी ये एग्जाम्पल हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, रिलीजन सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन रेस, रेस क्या होता है कि जनरली फिजिकल ट्रेट्स को बताता है रेस, जैसे किसी के स्किन कलर को, कोई ज्यादा डार्क है, कोई फेयर है, किसी का हेयर टेक्सचर, किसी के फेशियल फीचर्स और किसी का आई फॉर्मेशन, सो ये सारे रेस में आता है, जिसमें आप बोलते हैं किसी का फिजिकल ट्रेट्स वो कैसा दिखता है उसको हम रेस कहते हैं। सो रेस ये भी आपका सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होता है। देन लास्ट इज इनकम। इनकम, आप इनकम को कोई फीचर नहीं होता है, इनकम को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ऑलवेज इनकम आपको नंबर्स के फॉर्म में देखने मिलेंगे, किसी की 70,000, 80,000, 90,000। सो यहाँ पर इनकम में आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है जनरली नंबर्स के फॉर्म में होता है, सो इनकम आपका ये सब्जेक्टिव वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं।
सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर ये टर्म यूज में आया है, इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर। देन अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है, क्योंकि टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया यहाँ पर, आपका डिसीजन क्या था, इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था। मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था। इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया, इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया, ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं, टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का लास्ट स्टेप क्या होता है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सर्वे, डिस्कशन, लिटरेचर, सर्वे। तो सर्वे क्या होता है, आप प्रिलिमिनरी सर्वे करवा कर देखते हो कि आपके रिसर्च में क्या हो रहा है। डिस्कशन, आप कुछ डिस्कस करते हो पर्टिकुलर टॉपिक पर, फिर एक प्रॉब्लम, आप एक प्रॉब्लम लेकर आते हो, उसको फॉर्मुलेट करते हो। देन लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे क्या होता है, आप सर्वे देखते हो, सॉरी आप लिटरेचर व्यू देखते हो कि पुराने किस किस टॉपिक पर रिसर्च हुई है, फिर आप जो टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुई इसको सिलेक्ट करते हो, उस प्रॉब्लम को फॉर्म करते हो। सो ये सारे आपके स्टार्टिंग के और मिडिल के कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के, आपके लास्ट स्टेप नहीं होते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो आपका रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ये आपका लास्ट स्टेप होता है, बट एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के कुछ स्टेप्स क्या होते हैं हमें देखना है इस डायग्राम के थ्रू। अब स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन इन रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को कैसा फॉर्म करते हैं उसके कुछ स्टेप्स इस तरीके से है। फर्स्ट स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हैं ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया इंटरेस्ट टू यू, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप पहले वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, एक ब्रॉड एरिया चूज कर लेते हो। अब जैसे मैंने एक ब्रॉड एरिया चूज कर लिया साइंस, आप कुछ भी ले सकते हो, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ओके, आपने एक ब्रॉड एरिया चूज कर लिया। देन आप उस एरिया को डाइसेक्ट करते हैं इनटू सब एरिया। अब साइंस में मैं ये देखूंगी कि मुझे क्या बायोलॉजी में रिसर्च करनी है, जूलॉजी में, किस में रिसर्च करनी है, मैं ये डिसाइड कर लूंगी। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया मुझे बायोलॉजी में रिसर्च करनी है, देन उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूंगी, सेलेक्ट व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्ट टू यू। अब बायोलॉजी में मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, मैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे बायो में मुझे इंटरेस्ट है ह्यूमन बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर मैं किसी बोन्स पर स्टडी करूंगी, ह्यूमन बॉडी के कोई
बोन्स पर मुझे स्टडी करना है किसी बोन्स पर, तो ये मेरा इंटरेस्टिंग एरिया हो गया। देन मैं एक क्वेश्चन राइज करूंगी, जैसे मुझे ह्यूमन बॉडी के जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स या फिर नीज, उस एरिया के बोन्स पर मुझे स्टडी करनी है। तो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आप फॉर्मुलेट करोगे कि आपके जो आप प्रॉब्लम ले रहे हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देन उसके बाद एसेस योर ऑब्जेक्टिव्स, एसेस करोगे उसको, आप ऑब्जर्व करोगे, आप एनालाइज करोगे आपके ऑब्जेक्टिव को। देन लास्ट स्टेप आपका आता है डबल चेक, जिसे हम रिफ्रेशिंग भी कहते हैं। डबल चेक में आप क्या करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने कहा था कि मुझे बोन्स पर स्टडी करना है, तो आप ये देखोगे कि रियल लाइफ में क्या आप उस पर कैसे स्टडी करोगे। आप ये देखते हो कि उस कितना टाइम लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगेगा, या फिर आप क्या स्केलेटन पर स्टडी करोगे, या फिर किसी बॉडी पर स्टडी करोगे, किसी पर्सन के बोन्स पर एक्चुअल में आप कैसे स्टडी कर पाओगे। सो यहाँ पर आप रिफ्रेशिंग करते हो, आप डबल चेक करते हो कि आपको टाइम कॉस्ट आप किस तरीके से उस चीज को अवेलेबल कर कर उस प्रॉब्लम को फॉर्म कर दोगे। सो याद रखिएगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का लास्ट स्टेप होता है रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप 1 एरर अकर्स। इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है अगर रिसर्चर उस ऑप्शन को परफॉर्म करते हैं और जो भी रिसर्च कर रहा है उस ऑप्शन को वो परफॉर्म करता है, तो उसे हम कहेंगे कि उन्होंने टाइप 1 एरर परफॉर्म किया। सो एरर क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एरर क्या होता है, जब भी रिसर्च अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एरर। अब रिसर्च में याद रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि रिसर्च अपने रिसर्च में किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, रिसर्च अपने रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और रिसर्चर से नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं, उस मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। और रिसर्चर से जो एरर्स होता है वो दो टाइप का हो सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 1 एरर कब अकर होता है। तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने कई लेक्चर्स में ये टेबल आपको बताया है, और इस टेबल के बेसिस पर मैंने नोट्स में इस टेबल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आप एक बारी नोट्स पढ़ लेते हो तो मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स को कहूंगी कि एक बार आप नोट्स रीड कर लीजिएगा, तो ये आपको जो टाइप 1 एरर टॉपिक है एंड टाइप 2 एरर, ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो, आप हमेशा, और रिसर्चर जो भी रिसर्च कर रहे हैं हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर भी रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपका होगा कि रिसर्चर ने टाइप 1 एरर परफॉर्म किया। और टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं, अल्फा से डिनोट किया जाता है। उसी तरीके से टाइप 2 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर इस केस में होगा अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपने टाइप 2 एरर परफॉर्म किया। और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 1 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने पर भी आपने उसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, तो उस केस में आपने जो एरर परफॉर्म किया वो हो जाएगा आपका टाइप 1 एरर, जिसे हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। नेक्स्ट, assignment of numerals to the objects to represent their attributes is known as। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसे कौन सा डेटा होता है जिसमें हम उस डेटा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक नंबर देते हैं। सो उस डेटा को हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, उस डेटा को हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। सो रिसर्च में 4 टाइप्स के स्केल होते हैं जिसमें आपके पास डेटा होता है, जिसे हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल भी कहते हैं, और नॉमिनल डेटा भी कहते हैं, यानी उस स्केल में हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होता है। जैसे यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखना है, 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे नॉयर। N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उस डेटा को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में क्या होता है, आप एक डेटा को आपके एक ऑर्डर देते हो, रैंक देते हो। उसी तरीके से इंटरवल में
इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करोगे, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करोगे, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। एंड लास्ट इज रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे और रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो यही होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट और 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसे मैंने अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखा होगा उनको इजीली समझ में आ गया होगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे लेवल ऑफ मेजरमेंट, ऐसे स्केल जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उस ऑब्जेक्ट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेल है एंड फीमेल है, ओके। सो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। अब नॉमिनल स्केल में क्या करते हैं, जो आपके पास डेटा होता है उस डेटे को आप नंबर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेल को नंबर दे दूंगी +1 और फीमेल को नंबर दे दूंगी मैं -1। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जो भी डेटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे मैंने जो डेटा है वो डिवाइड की हूँ मेल और फीमेल्स को, उनको मैंने एक नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप नॉमिनल स्केल में करते हो और आपके पास नॉमिनल डेटा जो होता है उसमें आप करते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है। सो याद रखिए रिसर्च में एक टर्म होता है फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ डेटा। सो फैक्टोरियल एनालिसिस, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा रिसर्च में, तो जो अननेसेसरी डेटा होगा उसको रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे वेरिएबल ए, बी, सी, वेरिएबल डी, वेरिएबल ई, वेरिएबल एफ। अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है, अब इतने सारे वेरिएबल्स पर मुझे फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब रिसर्चर क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं ए से एफ तक, इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर को एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, इस डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं और रिसर्चर ये पता लगाते हैं कौन से दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से ये सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है। सो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर जो वेरिएबल बी है और वेरिएबल डी है, ये दोनों एक ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, जो अननेसेसरी डेटा है जो रिसर्चर को रिक्वायर्ड नहीं है, सो इन सारे डेटा को रिसर्चर मिनिमाइज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है जिसको रिसर्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, इन दो वेरिएबल्स को रिसर्चर चुन लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है और यूज क्या होता है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्चर उन चीजों को, उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्च जो होगी कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चली जाएगी। सो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा जब होता है तो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और जो दो मेन वेरिएबल्स होते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पता करा जाता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, find the median of the given set of numbers 2, 6, 6, 8, 4, 2, 7, 9। सो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन पूछा गया है और हमें कुछ नंबर्स दिया गया, हमें कुछ डेटा दिया गया, हमें मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है, आपके डेटा की जो सेंटर और मिडल वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको एग्जाम में कंपलसरी मीडियन, मोड एंड मीन ये फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में कंपलसरी इस पर आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स को याद रखना है। जैसे कि हम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1 है कि आपके पास जो भी डेटा दिया गया है आपको उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, तो हम पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 2 दो बार आया है, फिर उसके बाद 4, देन 4 के बाद 6 दो बार आया है, देन 7, 8 एंड 9। सो हमने जो भी डेटा दिया गया था उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटे से बड़े। फिर सेकेंड स्टेप में हमें देखना है आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है।
सो डेटा को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर से मतलब आपका जो डेटा है ये इवन है। सो अगर आपका डेटा इवन होता है उस केस में आपकी दो वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अगर मान लो आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपकी एक ही वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अब मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर सिर्फ 7 डेटा है, मतलब हम 8 तक वैल्यू पकड़ लेते हैं, 8 तक वैल्यू हम चूज कर लेते हैं। अगर आपके पास 7 नंबर्स होते, 7 डेटा होता, तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं राइट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3 तो फोर्थ नंबर पे 6 आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3 4 एंड अगेन फोर्थ नंबर पर मेरा सेम ही नंबर आ रहा है जो कि है 6। सो अगर मेरा डेटा ऑड होता तो उस केस में मेरी 6 वैल्यू हो जाती। अब इवन है, इवन के लिए मुझे किस तरीके से काउंट करना है? इवन के लिए मेरे पास टोटल 8 नंबर्स है, यानी यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 नंबर हो जाएंगे इस केस में, यानी इवन नंबर्स है। तो मैं किस तरीके से काउंट करूंगी 1 2 3 फोर्थ नंबर पर 6 आ रहा है और यहाँ से भी 1 2 3 4 पर 6 आ रहा है। तो इस केस में मेरे दो मीडियन के वैल्यू हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 6 एंड 6 हमने नंबरिंग कर लिया। जैसे 8 था, यहाँ पर टोटल हमारा जो डेटा था इवन था और टोटल 8 नंबर्स थे, तो 8 डिवाइडेड बाय आप 2 कर लो तो हो जाएगा आपका 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपको फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है वो चूज करना है और राइट हैंड साइड से आपके फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है उसको आपको चूज करना है। तो हमने चूज कर लिया और जो नंबरिंग करने पर हमें दो वैल्यू मिल रही थी जो कि है 6 एंड 6। अभी उन वैल्यूज का हमें एवरेज लेना है। एवरेज किस तरीके से लिया जाता है? तो यहाँ पर 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 2। तो 6 प्लस 6 हो जाता है आपका 12 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 6। तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, Which of the following is not required in the formulation of research problem? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसे रिसर्च प्रॉब्लम में हम जब रिसर्च में प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं उसमें उसकी जरूरत नहीं होती है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, स्पेसिफाइंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यस, अगर आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो तो आपको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट मुझे एक ड्रग फॉर्म करना है, सो मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैं ये ड्रग क्यों फॉर्म करूंगी, तो उसके पीछे मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव एम होना चाहिए। जैसे मैंने ये ड्रग फॉर्म किया क्योंकि मुझे जो भी पर्सन थे जो भी उस पर्टिकुलर डिसीज से क्योर सफर कर रहे होंगे तो उनमें वो डिसीज क्योर हो जाए, इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि उस डिसीज के जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए मैंने ये ड्रग फॉर्म कराया। तो ये मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसी तरीके से ऑप्शन बी, रिव्यू इज कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। मतलब आप जो ड्रग पर स्टडी कर रहे हो तो उस ड्रग के बारे में आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब डायरेक्टली कोई भी ड्रग लोगे और उस पर स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में आपका उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और उसका एनवायरमेंट भी पता होना चाहिए। उसी तरीके से ऑप्शन सी, एक्सप्लोर इट्स नेचर। यस, उसका नेचर भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि उसका किस तरीके से वो इफेक्टिव है, उसका पूरा आपको नेचर एक्सप्लोर करना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लोर नेचर भी पता होना चाहिए आपको, उसका नेचर भी एक्सप्लोर करना चाहिए आपके रिसर्च के प्रॉब्लम का जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। देन ऑप्शन डी, सिंगल अप्रोच। नो, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम में सिंगल अप्रोच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। सो सिंगल अप्रोच का मीनिंग क्या है? अगर आपके जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम है आप उसको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, इस ड्रग को मैं फॉर्म कर रही हूँ तो मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि वो डिसीज का लेवल कैसे मैं कम करूँ, नहीं लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि ड्रग के जो है ह्यूमन बॉडी पर और भी साइड इफेक्ट्स हो रहे या फिर नहीं हो रहे, ये भी देखना है। कौन कौन से उसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, कौन से उसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। सिर्फ एक ही वे से मुझे नहीं देखना चाहिए, इसको हर एक वे से हर एक एंगल से मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए। सिर्फ सिंगल अप्रोच नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देख सकती हूँ। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंगल अप्रोच ये आपके रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, measurement of salt tolerance in plant is a variable, which type of variable it is? सो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है बेसिकली, और उसे हमें पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये कौन सा
वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस लेवल को मेजर किया जा रहा है कि प्लांट में कितना सॉल्ट टॉलरेंस लेवल है, सो उसको मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पर सॉल्ट टॉलरेंस ये एक वेरिएबल हो गया। अब ये जो वेरिएबल है कौन से टाइप का वेरिएबल है, क्या ये कोफाउंडिंग वेरिएबल है, लैटेंट वेरिएबल या फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल, ये हमें पता करना है। सो याद रखिए प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस कितना है इसको हम बेसिकली प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट में टॉलरेंस लेवल मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी चीजें जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली याद रखिएगा, ऐसी चीजें जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेंट वेरिएबल। लेटेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको आप थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हो, लेकिन उसको डायरेक्टली आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। कोफाउंडिंग वेरिएबल, कोफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ये भी आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरह होते हैं जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म करते हैं। और कोफाउंडिंग वेरिएबल से जो बायसनेस है ये बायसनेस को इंक्रीज करती है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी मॉडरेटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को हार्म करते हैं, इन दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि हमें एक ऐसा वेरिएबल दिया गया है जिसको हमें मेजर करना है, जिसे हम डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते, सो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल, ना कि मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A piece of research that is conducted in a natural non-artificial setting is called। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसी रिसर्च जो कि एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। सो याद रखिए एक ऐसे रिसर्च जो एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाई जाती है उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या होता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर स्टडी करते हो चीजों के बारे में। जैसे आप कोई क्रॉप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक कोई जोग्राफिकल एरिया है आप उसके बारे में स्टडी करें, तो आप वहां पर एक फील्ड में जाकर आप नेचुरली उन चीजों पर स्टडी परफॉर्म करते हैं, उससे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। याद रखिए जब भी आपके क्वेश्चन में एक रिसर्च से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दी गई है जिसमें आपका नेचुरल वर्ड आ रहा है, नेचुरल सेटिंग में अगर आप परफॉर्म करते हो, तो पूरी रिसर्च में एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप नेचुरल सेटिंग में स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी में कोई टॉपिक लेते हैं रिसर्चर्स, और जो भी रिसर्च करते हैं और 4 to 5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस होता है। अब केस स्टडी में जैसे मान लीजिए मैंने आईफोन लॉन्च करा है और आईफोन के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है कि उसकी कैमरा पिक्सल कैसे इंक्रीज करा जाए, कैमरा क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी, एप्स कितनी होनी चाहिए, सो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये इमेजिनेशन के बेसिस पर जितना नॉलेज है, नॉलेज के बेसिस पर थोड़ा बहुत ये हम दे सकते हैं ओपिनियन। जो 4 to 5 लोगों का ग्रुप होता है जो डिस्कस करे वो ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन वो खुद पर्टिकुलर उस फील्ड में जाकर नहीं देते, वो नेचुरली नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल सेटिंग में करवाई जाती है, वो आर्टिफिशियल सेटिंग में उनकी इमेजिनेशन उनकी नॉलेज के बेसिस पर दी जाती है। आप मोबाइल में जाकर तो आपने देखोगे ना कि नेचुरली कैसे हैपन हो रही है चीजें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी कॉजी एक्सपेरिमेंट। सो ऑब्वियसली कॉजी का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल में नहीं परफॉर्म करते, आप नेचुरली नहीं परफॉर्म करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फील्ड स्टडी। नेक्स्ट, रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन दी गई है जिसमें हम एक जर्नल थ्योरी से एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो याद रखिए ये जो रीजनिंग है ये रीजनिंग आपकी डिडक्शन रीजनिंग होगी। तो बेसिकली रिसर्च में दो ही टाइप की रीजनिंग होती है, एक होती है आपकी फर्स्ट इंडक्शन एंड द सेकेंड इज डिडक्शन। तो इंडक्शन रीजनिंग क्या होती है और डिडक्शन रीजनिंग क्या होती है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडक्शन रीजनिंग, इंडक्शन रीजनिंग में आपको बॉटम से देखना है। इंडक्शन रीजनिंग में हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के बाद हमने जो चीजें देखी है उसका एक पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं एंड देन उस हाइपोथेसिस की मदद से हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। लेकिन उसी तरीके से डिडक्शन में आपको हमारे पास क्या होती है, जर्नल थ्योरी अवेलेबल होती है, जर्नल हमारे पास थ्योरी एक अवेलेबल होती है, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यूज अवेलेबल होते हैं
एंड जनरल थियोरी के बेसिस पर हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन लास्ट में हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बताते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम कंफर्म करते हैं। सो ये होती है आपकी डिडक्शन रीजनिंग। सो याद रखिएगा, इंडक्शन रीजनिंग एंड डिडक्शन रीजनिंग इस टॉपिक पर एग्जाम में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिडक्शन। नेक्स्ट, Which of the following does not corresponds to characteristics of research? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और जिसे हम रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानेंगे। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, रिसर्च इज नॉट पैसिव। सो यस, रिसर्च पैसिव नहीं होती है। पैसिव का क्या मतलब होता है? जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, सुन सकते हो, लिसन कर सकते हो, लेकिन ऐसे चीजें जो डुएबल नहीं होंगी, मतलब ऐसे चीजें जिन पे आप प्रैक्टिकल्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, उसे हम कहते हैं पैसिव। सो यस, रिसर्च आपकी पैसिव नहीं होती है, मतलब हम रिसर्च को सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना चाहिए और रिसर्च जो होती है हम उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए उसका जो हमें रिजल्ट आता है हम ये देखते हैं कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगी या फिर नहीं, इसीलिए रिसर्च की जाती है। और रिसर्च का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उससे कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट होना चाहिए। रिसर्च को अगर आप सिर्फ देखोगे, सुनोगे और उसे अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी रिसर्च नहीं कहलाएगी। सो याद रखिए, रिसर्च आपकी पैसिव नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन बी, रिसर्च इज सिस्टमैटिक। यस, आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होती है, बिकॉज सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर। आप कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, स्टेप्स फॉलो करते हो। आप किसी भी तरीके से, आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप पहले आपके रिसर्च का प्रॉब्लम डिसाइड कर लेते हो, आपके रिसर्च का टॉपिक डिसाइड कर लेते हो, फिर उसके बाद उस टॉपिक पर आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो, फिर उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। तो एक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हो, आप कैसे भी नहीं जा रहे हो, मतलब आप डायरेक्टली डेटा नहीं कलेक्ट करोगे, आपको टॉपिक पता होना चाहिए, आपके रिसर्च का आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उस मैनर में आप आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे। सो यस, रिसर्च इज सिस्टमैटिक, बहुत फेमस है, सिस्टमैटिक होती है रिसर्च, ये रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च इज सिस्टमैटिक, ये रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, रिसर्च इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ना कि रिसर्च में प्रॉब्लम को जनरेट करते। रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं करते हम, जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते, हम प्रॉब्लम को जनरेट नहीं करते, लोकेट नहीं करते। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन डी गिवन है, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो। जैसे रिसर्च में हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, पहले हम हमारा रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं, देन उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि हम किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे हमारे रिसर्च में, देन उसके बाद हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, देन उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो रिसर्च जो है एक प्रोसेस है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट दिया गया है आपको, मतलब ऑप्शन डी में बताया गया है कि ये रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। नेक्स्ट, research is a systematic inquiry that describes, explain, predict and control the observed phenomena. Who said? So इस क्वेश्चन में हमें एक रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, हमें बताना है कि इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा ही जाता है कि किस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा है। जैसे कि आप ये डेफिनेशन देख रहे हो, रिसर्च की डेफिनेशन, जिसमें इन्होंने बताया कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। यस, यहाँ पर आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो, देन आप चीजों को डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो, प्रिडिक्ट करते हो। प्रिडिक्ट आपके गेसेस यूज करते हैं, आपके नॉलेज के बेसिस पर आप वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हो। सो ये डेफिनेशन आपके अर्ल रॉबर्ट बेबी इस साइंटिस्ट ने दी थी 1998 में। सो याद रखिएगा, 1998 में अर्ल रॉबर्ट बेबी इस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को दिया था। और उसी तरीके से जो आपको रिमेनिंग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पीवी यंग बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इनकी भी कई डेफिनेशन है रिसर्च पर, ये भी आपको एग्जाम पे पहले एक बार देख कर चले जाना है। उसी तरीके से कार्ल पियर्सन भी बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ये एक मैथमेटिशियन है और इनका भी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी मैंने आपको बताया था, बहुत फेमस है, उस कोएफिशिएंट पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ल रॉबर्ट बेबी। एंड
द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स माइट बी मैक्सिमम इन केस ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन टूल है जिसमें जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो रिसर्चर के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स मैक्सिमम नहीं होगा, नॉन रिस्पॉन्स लिखा है यहाँ पर। सो याद रखिए ऐसा डेटा कलेक्शन टूल जिसमें जो रिस्पोंडेंट है उनका रिस्पॉन्स मैक्सिमम नहीं होगा, वो होता है आपका डेटा कलेक्शन टूल मेल सर्वे। क्योंकि मेल सर्वे में क्या होता है, जो रिसर्चर है, रिसर्चर रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन सेंड कर देते हैं और फिर उनका रिस्पॉन्स कर कर जो रिस्पोंडेंट है फिर बाद में रिसर्चर को वो उनका रिस्पॉन्स भेज देते हैं। सो यहाँ पर मेल क्वेश्चनर में जो रिसर्चर है, सॉरी जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट का चांस ऐसा होगा कि वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, यहाँ पर उनका रिस्पॉन्स करने का जो चांस होता है वो मैक्सिमम नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है यानी 1-to-1 फेस इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली जो रिसर्चर क्वेश्चन पूछेंगे सो रिस्पोंडेंट उनका रिस्पॉन्स करेंगे। उसी तरीके से टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू पर भी जो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल रहा है, इमीडिएटली रिसर्चर फेस टू फेस उनसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब कांटेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर टेलीफोन इंटरव्यू में भी जो रिस्पोंडेंट है वो उनका चांस ज्यादा होता है कि वो रिस्पॉन्स करे। देन लास्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रिसर्चर का मेन रोल होता है, क्योंकि रिसर्चर खुद चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर रिस्पोंडेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू में जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स करने का चांस मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी ये दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल्ड क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा एग्जाम में डेटा कलेक्शन टूल से आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड यूजिंग ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स इज नोन एज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेटा कलेक्ट करा गया यूजिंग ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर। सो ये कौन सा डेटा कहलाएगा? क्या ये प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा या फिर ई सोर्सेज होगा? हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स ये तीनों भी होते क्या है। सो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन जो रिसर्चर खुद परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए रिसर्चर को कोई एनिमल पर स्टडी करना है, सो रिसर्चर खुद फॉरेस्ट में जाकर उन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे, उनका बिहेवियर क्या है, वो एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, वो किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल होती है। सो ये सारी चीजें रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करेंगे और खुद डेटा को कलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से इंटरव्यू, इंटरव्यू में रिसर्चर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई डिसीज के एक्सपर्ट्स हो जाएंगे, कोई ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट से इंटरव्यू परफॉर्म करते हैं और इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन इज क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और उनका रिस्पोंडेंट जो है रिस्पॉन्स करते हैं। सो याद रखिए ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चन से रिसर्चर को जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वो एक न्यू रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब रिस्पॉन्स जो मिल रहा है रिसर्चर को एक तौर पर डेटा ही मिल रहा है, और जो भी डेटा मिलता है इन तीनों भी डेटा कलेक्शन टूल से वो एक न्यू डेटा होता है। याद रखिए जब भी एक न्यू डेटा होगा, जब भी एक न्यू डेटा होता है, जब भी एक ओरिजिनल डेटा होता है, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। सो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो न्यू डेटा हो, जो ओरिजिनल डेटा हो और जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी डेटा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जिसमें एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताया जाता है कि कौन कौन से रिसर्चर ने पुराने टॉपिक्स पर रिसर्च की है, कितने कितने रिसर्च हुए हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर। सो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू से आपको आइडिया लग जाता है कि किन टॉपिक्स पर रिसर्च हुई है और किन पर रिसर्च नहीं हुई है। सो लिटरेचर रिव्यू में आपको जो भी डेटा मिलेगा ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ना कि प्राइमरी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ई सोर्सेज जैसे इंटरनेट पर जो डेटा अवेलेबल होता है ये भी सेकेंडरी होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी डेटा। ऑब्वियसली सेकेंडरी डेटा नहीं होगा, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जो पुराने रिसर्चर ने ऑलरेडी रिसर्च की होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी डेटा। याद रखिए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पर एग्जाम में कंपलसरी 1 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपीरियस कोरिलेशन?
इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है सुपीरियस कोरिलेशन का मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। सो याद रखिए सुपीरियस कोरिलेशन क्या होता है, जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं उन दो वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि उनके बीच में कॉजल रिलेशन होगा। मतलब दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल ए एंड एक वेरिएबल बी, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, लेकिन इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन द मंथ ऑफ जून, जून के मंथ में आपने एक पर्टिकुलर सिटी में ये देखा, वहां पर आइसक्रीम की जो सेल्स थे ये बहुत ज्यादा हो रही थी, और आपने उसी मंथ में ये भी देखा कि उस पर्टिकुलर सिटी में और उस पर्टिकुलर एरिया में चोरी भी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि आइसक्रीम की ज्यादा सेल हो रही है एंड चोरी भी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर जो आप दोनों भी वेरिएबल देख रहे हैं, आपको ऐसा देखने से लग रहा है कि दोनों भी वेरिएबल में कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ ही रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम की वजह से उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में चोरी ज्यादा हो रही है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि आइसक्रीम की सेल ज्यादा हो रही है एंड यहाँ पर चोरी भी ज्यादा हो रही है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ हमें ऐसा लग रहा है, आइडिया लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी जो वेरिएबल से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से चोरी ज्यादा नहीं हो रही है। तो इसे हम कहते हैं सुपीरियस कोरिलेशन। तो सुपीरियस कोरिलेशन क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, लेकिन कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब कॉजल रिलेशन नहीं होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन। नेक्स्ट, the research approach which entails using more than one method or source of data in the study of social phenomena is known as। So इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें ये बताना है कि डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये पूछ रहा है कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च में हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर स्टडी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो याद रखिए जब भी रिसर्च में आप एक से ज्यादा मेथड्स यूज करके उस पर्टिकुलर स्टडी को परफॉर्म कर रहे हो, उस पर्टिकुलर फेनोमेना पर स्टडी कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन। अब ट्रायंगुलेशन क्या होता है, तो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट मेथड यूज करा और मेरे कुछ रिजल्ट आ रहे हैं एक्स वाई जेड, और अब मैंने फिर से क्या करा, मैंने ये देखा कि मेरे जो रिजल्ट आ रहे हैं ये सही आ रहे हैं या फिर नहीं, रिजल्ट मेरे वैलिड हो रहे हैं या फिर नहीं, ये देखने के लिए मैंने एक दूसरा मेथड यूज करा। अब मैं क्या करूंगी, दूसरा मेथड परफॉर्म कर कर भी देखूंगी कि मेरा जो रिजल्ट आ रहा था पहले एक्स वाई जेड, जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है वो मेरा एक्स वाई जेड ही रिजल्ट आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। अब मैंने दूसरा मेथड परफॉर्म किया और मेरा दूसरे मेथड से भी एक्स वाई जेड ये रिजल्ट आ रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म कर कर ये देखा कि मेरे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हर मेथड से सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं। सो मैं इससे पता कर सकती हूँ, मैं इससे बता सकती हूँ कि जो मेरी स्टडी है वो वैलिड है, वो सही है। सो इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टॉपिक से कई बार आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आप 2 to 3 टाइम्स एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलेशन। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी ये बताता है कि आप जो रिसर्चर है, अगर आपने कुछ रिसर्च परफॉर्म की है तो आपने जो भी आपके रिसर्च में जजमेंट यूज करा है, तो उसको चेक करने के लिए कि आपका जो भी जजमेंट था वो सही था या फिर नहीं, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करोगे तो उसे हम रिफ्लेक्सिविटी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स वैलिडेशन, मतलब जो रिस्पॉन्डेंट से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो डेटा मिल रहा है, आप उसको चेक करोगे, बताओगे कि वो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, वो सही है फिर नहीं, या फिर वो वैलिड होगा या फिर नहीं। सो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग को और हम कहते हैं चेन रेफरल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन रेफरल सैम्पलिंग क्यों कहते हैं, सो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पर्सन जो है ये रिसर्चर है। अब रिसर्चर को स्टडी करना है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, ड्रग लेते हैं। सो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है ये खुद से डायरेक्टली नहीं आते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है किसी जो ड्रग ले रहा है। सो यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट जो है, यहाँ पर रिसर्चर को खुद एक दो रिस्पोंडेंट मिल जाएंगे रिसर्चर को,
क्योंकि ये स्टडी ऐसी स्टडी है जिसमें लोग खुद से नहीं आते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर देख रहे हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, उन पर उनको स्टडी करना है कि ड्रग कंज्यूम करने से ह्यूमन बॉडी पर कैसा अफेक्ट होता है। सो रिसर्चर को एक दो लोग मिल गए। अब रिसर्चर इन लोगों से क्या कहेंगे कि और तुम ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाओ और ऐसे लोगों को चुनो जो ड्रग लेते हैं। सो ये क्या करेंगे, और 3 लोगों को ढूंढ कर लाएंगे और ये पर्सन भी और दो तीन लोगों को ढूंढ कर लाएंगे। फिर ये इनसे और कहेंगे कि तुम और पर्सन को चुन कर लाओ जो तुम्हें पता है कि ऐसे लोग जो ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो ये और एक दो तीन लोगों को चुनेगा, फिर ये पर्सन भी और इसी तरीके से, फिर ये पर्सन भी और इसी तरीके से लोगों को लाएगा इस सैंपल के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर रिसर्चर है, रिसर्चर ने कुछ एक दो लोगों को चुन लिया, फिर इन लोगों ने कुछ और लोगों को चुन लिया, मतलब और लोगों को बताया, फिर इन लोगों ने और कई लोगों को बताया। जैसे आप देख रहे हो स्नोबॉल सैंपलिंग में एक चैन बन रही है, 1 से 2 लोग हो रहे हैं, 2 से 3, 3 से और ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चैन परफॉर्म हो रही है। तो याद रखिएगा स्नोबॉल सैंपलिंग को और हम कहते हैं चैन रेफरल सैंपलिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। सर्वे, सर्वे तो नहीं होगा क्योंकि सर्वे क्या होता है जिससे रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं। सर्वे एक डेटा कलेक्शन टूल है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी जजमेंटल सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर अपने जजमेंट नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैंपलिंग। याद रखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है इस पर भी कई क्वेश्चन आते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। याद रखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग को एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नहीं चुन रहे हैं। लेकिन स्नोबॉल सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जिसे हम कहते हैं चेन रेफरल, क्योंकि यहाँ पर एक चेन की तरह रिसर्चर जो है और रिस्पोंडेंट जो है और रिस्पोंडेंट को ढूंढ कर लाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज इज नोन एज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्या मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, ये हमें पता करना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम का हेल्प लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में मीडियन आप देख सकते हैं, मीडियन। जैसे आप देखोगे ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को आप हाफ पार्ट में अगर कट करते हो इस डायग्राम को, तो आपको मिड पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का दिखेगा इस डायग्राम को, जो आपको सेंटर पार्ट, मिडिल पार्ट दिखेगा, वो हो जाएगा आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी मिडिल वैल्यू, सेंटर वैल्यू होती है, उससे हम कहते हैं मीडियन। याद रखिएगा मीडियन को कैलकुलेट करने का भी कुछ फॉर्मूला होता है। मैंने इसके पहले कई लेक्चर्स में आपको बताया मीडियन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इस पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करने पर भी एग्जाम में कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडियन। अब जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। मीन क्या होता है, आपके डेटा की एवरेज वैल्यू। अब जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर सिटी का आप इनकम मेजर करें, तो आप ये देखोगे कि ज्यादातर लोगों की इनकम क्या है। पर्टिकुलर मैंने एक कोई सिटी में मैंने रिसर्च किया और मैंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर सिटी में ज्यादातर लोगों की इनकम 90,000 है। आप कहोगे कि एवरेज वैल्यू इस डेटा की आ जाएगी उस केस में 90,000, ज्यादातर, उसे कहते हैं हम मीन। देन उसी तरीके से मोड क्या होता है, आपके डेटा में जो ऐसी वैल्यू जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही हो, उसे हम कहते हैं मोड। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो आपका डेटा इस तरीके से स्प्रेड आउट है, इस स्प्रेड आउट को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। किस तरीके से डिस्पर्ज है, किस तरीके से फैला हुआ है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो मिड पॉइंट है, मिडल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीडियन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड्स ऑफ सर्वे। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन ऐसे है जो सर्वे के मेथड्स है। अब सर्वे क्या होता है, सर्वे मतलब आप आपके रिसर्च में सर्वे कंडक्ट करवा के, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वे। जैसे मेल हो गया, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशंस, ये इन सारे मेथड्स के थ्रू आप आपके रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे मेल, टेलीफोन, हाउस होल्ड। ये सारे जो है एक सर्वे मेथड होते हैं। जैसे मेल के थ्रू आप क्या करते हो, जो आपके रिस्पोंडेंट है उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हो और वो उनका रिस्पॉन्स कर आपको
फिर से ईमेल कर देते। सो मेल भी एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिलता है रिस्पोंडेंट का। उसी तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, टेलीफोन पर रिसर्चर रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके थ्रू उनको रिस्पॉन्स मिलता है। सो यहाँ पर मेल, टेलीफोन, ये दोनों भी एक डेटा कलेक्शन टूल है जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से हाउस होल्ड भी एक तरीके का इंटरव्यू होता है, एक तरीके का डेटा कलेक्शन टूल होता है, जिसमें आप 2-3 हाउस को चुन लेते हो और उनसे रिसर्च करते हो, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं हाउस होल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ई, बी, सी यानी मेल, टेलीफोन, हाउस होल्ड, ये तीनों भी आपके एक सर्वे होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, the analysis of two variables at a time in order to uncover whether or not the two variables are related is known as। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम कोई दो वेरिएबल को एनालाइज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उन दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। बेसिकली हम ये कौन सी ऑप्शन में ये पता लगाते हैं। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में एक डेफिनेशन दी गई है। सो हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। सो याद रखिए, जब भी दो वेरिएबल्स की बात होती है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये देखना होता है, तो हम कोरिलेशनल रिसर्च में देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल रिसर्च में हम देखते हैं दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। क्या ज्यादा स्मोकिंग करने से आपका जो लंग है वो ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा? यस, मतलब ये एक दूसरे से ये वेरिएबल्स रिलेटेड है और इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, बिकॉज अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करोगे तो आपका जो लंग है ये ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो कोरिलेशनल रिसर्च एक ऐसे रिसर्च होती है जिसमें आप दो वेरिएबल्स को एनालाइज करते हो एट अ टाइम और ये बताते हो कि इन दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिलेशन। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, काय स्क्वायर टेस्ट। काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि दो से ज्यादा सैंपल्स के मीन को हम कंपेयर करने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, काय स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसमें हम दो से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, यूनिवेरिएट। यूनी का मतलब होता है सिर्फ एक, मतलब एक वेरिएबल को आप एनालाइज कर रहे हो, एक वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हो। सो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल दिया है, ऑप्शन में एक नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट मतलब दो से ज्यादा, उसे हम कहते हैं मल्टी। अब मल्टीवेरिएट दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर आप स्टडी करते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ हेल्थ पर, ह्यूमन बॉडी और कोई डिसीज पर, तो यहाँ पर मेरे तीन वेरिएबल हो जाएंगे, मैं तीन वेरिएबल पर एट अ टाइम स्टडी कर रही हूँ, सो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस होगा। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिलेशनल रिसर्च। सो याद रखिएगा, काय स्क्वायर टेस्ट पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो काय स्क्वायर टेस्ट पर क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांसेस है और कोरिलेशनल रिसर्च पर एक दो क्वेश्चन कंपलसरी आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। नेक्स्ट, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा होगा, मतलब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जल्दी आप कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो याद रखिए, प्राइमरी डेटा को अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो सबसे जल्दी अगर आपको जो डेटा मिल जाएगा, जिस मेथड से आपको सबसे फास्टेस्ट मेथड से आपको डेटा मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। सो टेलीफोन इंटरव्यू से रिसर्चर क्या कर सकते हैं, रिसर्चर जो भी एरिया में है, जो भी जिस भी एरिया में होंगे, जिस भी सिटी में होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे, वो डायरेक्टली जो रिस्पोंडेंट है उनको कॉल कर रिस्पॉन्स लेंगे। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जैसे पर्सनल इंटरव्यू में रिसर्चर को पहले इन्विटेशन भेजना होता है एक्सपर्ट्स को, फिर वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो इंटरव्यू के लिए आते हैं। सो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में पहले वो इनविटेशन देंगे, फिर वो आएंगे, तो यहाँ पर टाइम जो है ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ये फास्टेस्ट मेथड नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, मेल क्वेश्चनर। मेल क्वेश्चनर में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो रेस्पोंडेंट को मेल सेंड करते हैं,
फिर वो मेल रीड करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्स करके फिर से रिसर्चर को मेल करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, रिसर्चर को कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन है, सो यहाँ पर रिसर्चर खुद ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्चर को कोई फॉरेस्ट में एनिमल्स पर स्टडी करना है अगेन, तो रिसर्चर क्या करेंगे, उस फॉरेस्ट में जाएंगे। सो रिसर्चर के ट्रैवलिंग होगा, रिसर्चर को जाना पड़ेगा, फिर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से भी रिसर्चर फास्टेस्ट मेथड नहीं होता है डेटा कलेक्ट करने का, क्योंकि रिसर्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। लेकिन टेलीफोन इंटरव्यू एक ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड, एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें रिसर्चर को इजीली डेटा मिल जाता है और सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीफोन इंटरव्यू। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को रिफर करता है। सो रिमेंबर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए हमको एक स्टडी करना है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है, ये देखना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर। अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, तो अगर वो स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, कि स्मोक करने से उसके लंग पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसका लंग अफेक्ट होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है, हमें पता है ये तो प्रूवन थ्योरी है कि स्मोकिंग करने से आपको क्या होता है, लंग कैंसर। ओके, आपको लंग डिसीज होती है अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो। सो स्मोकिंग क्या करता है, कॉज करता है। स्मोकिंग का हम कॉज देख रहे हैं लंग पर, और लंग कैंसर जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसका इफेक्ट देखते हो। सो रिमेंबर, जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपको ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिफर्स टू कॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज बताता है कि यहाँ पर आप स्मोकिंग को कॉज देख रहे हो, स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग का आप क्या देख रहे हो, इस केस में कॉज देख रहे हो। तो रिमेंबर, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप कॉज देखते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा उसका आप कॉज देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू कॉज। देन इफेक्ट तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, लेट्स पे आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब रह गई बात आपके ऑप्शन ई एंड ऑप्शन डी की। ऑप्शन ए क्या है, रिजल्ट, एंड ऑप्शन डी आउटपुट। सो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखता है, बल्कि आप उसका इफेक्ट देखते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, आउटपुट, कोई चीज का आउटपुट नहीं बताता है बल्कि कॉज बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉज। नेक्स्ट, इन अ कॉलम चार्ट बार्स आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉलम चार्ट में बार्स आपके कैसे होते हैं, कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं और स्लांटिंग होते हैं, कैसे होते हैं। सो कॉलम चार्ट क्या होता है, इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट दिखता है, जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका जो भी डेटा होता है, आप कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हो। और कॉलम चार्ट में आपके जो बार्स होते हैं ये वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल मतलब ऐसी कुछ लाइंस होती है, और हॉरिजॉन्टल आपके ऐसी लाइंस होंगी, वर्टिकल ऐसी लाइंस होती है, आपको याद रखना है। तो कॉलम चार्ट में आपके जो बार्स होंगे वो वर्टिकल में होंगे। दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्टिकल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।